जो भी ईरान के अंदर पॉलिटिकल ग्रुप्स या पार्टीज हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही उसी वक्त दी जाती है व्हेन दे आर लॉयल टू द सिस्टम। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को फाइनलाइज किया गया है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है। इनमें से दो जो हैं वो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव्स हैं और जबकि बाकी दो जो हैं वो सॉर्ट ऑफ ए अल्ट्रा कंजर्वेटिव या हार्ड लाइनर्स हैं, और जो रिमेनिंग टू हैं वो मॉडरेट और रिफॉर्मिस्ट हैं। इरानियन इलेक्शंस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने थे वो ओरिजिनली तो 2025 में होने थे, और ये बात समझने की ज़रूरत है कि 1981 से लेकर अब तक जो इरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है वो हमेशा सीक्वेंस के साथ हुए हैं आफ्टर एवरी 4 इयर्स, और उसमें कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं आई है। और दूसरा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि हर इरानियन प्रेसिडेंट ने अपनी 2 टर्म्स कंसेक्यूटिव पूरी की हैं। पहले प्रेसिडेंट अली खामनाई जो कि इस वक्त सुप्रीम लीडर भी हैं, वहाँ से लेके जो लास्ट प्रेसिडेंट गुजरे हैं हसन रूहानी, इन सारों ने अपनी 2 टर्म्स जो है वो कंप्लीट की हैं। इब्राहिम रईसी के बारे में भी ख्याल ये किया जा रहा था कि 2025 के जो ओरिजिनल इलेक्शंस स्केड्यूल्ड थे उसमें ये सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म जो है वो हासिल कर लेंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी फ्रॉम द इरानियन क्लरिकल इस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ इरानियन इस्टेब्लिशमेंट, स्टेट इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और जिसमें इनकी और फॉरेन मिनिस्टर की ट्रेजिक डेथ हुई अलॉन्ग विद अदर ऑफिशियल्स, उसकी वजह से इरानियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 50 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाना ज़रूरी थे। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा ख्याल यही किया जा रहा है कि अभी ऑल्दो इब्राहिम रईसी की डेथ हो चुकी है, लेकिन जो उनका नेक्स्ट कैंडिडेट आएगा, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा, वो भी इब्राहिम रईसी ही की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करेगा। डोमेस्टिकली तो हमने देखा कि ईरान को कुछ ना कुछ मुश्किलात हुई, जिसमें ईरान में जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं वो थोड़े से इंक्रीज हुए, और ईरान में जो सोशल मूवमेंट है, ख़ास तौर पे 2022 की जो हिजाब मूवमेंट है, उसने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा। लेकिन रीजनली और ग्लोबली ईरान का जो स्टेचर है वो बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ये कि एलिवेट हुआ है बल्कि कंसोलिडेट भी हुआ है। ईरान के अपने जो ओरिजिनल अलाइज थे उनके साथ ईरान के ताल्लुकात बहुत बेहतरी की तरफ गए हैं और मज़ीद पार्टनरशिप स्ट्रेंथन हुई है। इसके अलावा जो ईरान के एल्सवाइल राइवल्स थे या एडवर्सरीज थे, उन्होंने भी ईरान के साथ रिप्रोचमा किया है, जिसमें 2022 में यूएई ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिवाइव किए हैं। 2023 में ईरान सऊदी रिप्रोचमा हुआ है, फॉलोड बाय नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद सूडान एंड इजिप्ट, और अभी बहरीन के साथ भी नॉर्मलाइजेशन की बात आ रही है। तो जो ईरान की नेबरहुड पॉलिसी है जो इब्राहिम रईसी के दौर में आई थी, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ग्लोबली अगर हम देखें तो ईरान ने यूरोप के साथ अपनी जो आउटरीच है उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की है, और जो ईरान के ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं जिसमें रशिया और चाइना शामिल हैं, इन दोनों के साथ भी ईरान की पार्टनरशिप एक नेक्स्ट लेवल पे गई है, जिसमें आप देखें कि दोनों के साथ ईरान के स्ट्रेटेजिक लेवल के मुआहदे भी हुए हैं। जो इरानियन पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल है। अपर हाउस का फंक्शन जो है वो गार्डियन काउंसिल सर अंजाम देता है। दूसरा गार्डियन काउंसिल का फंक्शन है कि वो ईरान का इलेक्शन कमीशन भी है। आपके काउंटी से लेके आपके इरानियन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस या असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के इलेक्शंस, उन तमाम की कैंडिडेंसी भी गार्डियन काउंसिल ही वेट करता है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को फाइनलाइज किया गया है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है। आउट ऑफ 86 को फाइनलाइज किया गया है और इनको इक्वली डिवाइड किया गया है। इनमें से 2 जो हैं वो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव्स हैं, और जबकि बाकी 2 जो हैं वो सॉर्ट ऑफ ए अल्ट्रा कंजर्वेटिव या हार्ड लाइनर्स हैं, और जो रिमेनिंग 2 हैं वो मॉडरेट और रिफॉर्मिस्ट हैं। तो इसमें अगर मॉडरेट को देखा जाए तो आयतुल्लाह पूर मोहम्मदी वो एक मॉडरेट फिगर कंसीडर किए जाते हैं, और जबकि जो रिफॉर्मिस्ट की तरफ से है वो मसूद पेजिशकियान है, दी ओनली रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट। बाकिर कलीबाफ ऑल्दो इनका IRGC से बैकग्राउंड है और ये ईरान के पुलिस चीफ भी रह चुके हैं, लेकिन इनको ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव्स में कंसीडर किया जाता है।
जबकि सईद जलीली इनको सॉर्ट ऑफ ए अल्ट्रा कंजर्वेटिव या हार्ड लाइनर फिगर के तौर पे समझा जाता है। तो ज़्यादातर चांसेस तो ये हैं कि जो टफ कंपटीशन होगा वो बाकर कलीबाफ और सईद जलीली के बीच में होगा। जहाँ तक मसूद पेज़ेश्कियान की बात है, क्योंकि वो एक इकलौते और वाहिद रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा पब्लिसिटी भी दी जा रही है और ज़्यादा इंकरेजमेंट भी की जा रही है, लेकिन उनके जीतने के चांसेस काफ़ी कम हैं अनलेस और अनटिल कोई मेजर अपहेवल ना हो जाए या कोई एक वाटरशेड मूवमेंट ना आ जाए। अदरवाइज मसूद पेज़ेश्कियान के जीतने के चांसेस काफ़ी कम हैं। अगर बाकर कलीबाफ विक्टोरियस हो जाते हैं तो देयर आर चांसेस कि उनकी जो गवर्नमेंट होगी वो सॉर्ट ऑफ ए वीक गवर्नमेंट होगी, क्योंकि अभी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं उसमें बाकर कलीबाफ तेहरान की सीट नहीं जीत पाए बल्कि चौथे नंबर पे आए। लेकिन क्योंकि उनकी पार्लियामेंट्री ब्लॉक में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है कि उनको पार्लियामेंट्री स्पीकर बना दिया गया। लेकिन इससे पहले भी अगर इनकी हिस्ट्री देखें, बीइंग ए पुलिस चीफ, तो इनकी पॉलिसी बहुत एक हार्श पॉलिसी रही है जिसकी जो पब्लिक सपोर्ट है वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2022 के जो हिजाब प्रोटेस्ट हुए थे, हिजाब मूवमेंट जो हुई थी, उसमें बाकर कलीबाफ का जो स्टांस था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग था, रिकंसिलिएटरी था। तो ये स्पेकुलेट किया जा रहा है सॉर्ट ऑफ टू एन एक्सटेंट मॉडरेट कैंप की तरफ ज़्यादा रुझान रखें, या फिर ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव के बजाय मॉडरेट कंजर्वेटिव का रोल जो है ये अडॉप्ट कर ले। तो अगर तो ये जीतते हैं तो इनकी गवर्नमेंट जो है वो इन माय हम्बल ओपिनियन सॉर्ट ऑफ ए वीक गवर्नमेंट होगी, जिसमें IRGC की बहुत ज़्यादा पावर होगी, क्योंकि IRGC के मुख्तलिफ फंक्शंस इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सईद जलीली जीत जाते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी ए सॉर्ट ऑफ ए रेप्लिका ऑफ इब्राहिम रईसी गवर्नमेंट, क्योंकि सईद जलीली ने 2021 में भी अपनी कैंडिडेंसी जो है वो उससे विड्रॉ कर दिया था इन फेवर ऑफ इब्राहिम रईसी, और सईद जलीली फॉर्मर न्यूक्लियर निगोशिएटर भी रह चुके हैं। तो इनका जो स्टांस है वो बहुत ज़्यादा एक सख्त किस्म का स्टांस है, फंडामेंटलिस्ट हैं ये, और यू कैन से हिम एज ए लॉयलिस्ट ऑफ इरानियन रिजीम, जो कि एक ट्रू सेंस में इरानियन रेवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। इनको शहीद जिंदा भी कहा जाता है, क्योंकि 1980s की ईरान इराक वॉर में इनकी एक टांग जो है वो ज़ाया हो गई थी, ज़ख्मी हो गई थी या ज़ाया हो गई थी, और उसके बाद से ये मुख्तलिफ पोस्ट पे जो है वो रह चुके हैं इन ऑफिशियल कैपेसिटी। और अगर सईद जलीली जीत जाते हैं सो देयर आर चांसेस इन माय हम्बल ओपिनियन कि ईरान जो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको बहुत एक्टिवली परसू करेगा, and we might see a changed इरानियन न्यूक्लियर पॉलिसी, जिसमें वो जो न्यूक्लियर वेपन का जो ऑप्शन है मे बी उसको एक्टिवली परसू करें। चाहे कोई रिफॉर्मिस्ट फिगर आए, मॉडरेट फिगर आए, कंजर्वेटिव आए या हार्ड लाइनर आए, जो ईरान की जो पॉलिसी है उसमें स्टेबिलिटी बहरहाल मौजूद है। अगर हम वन वर्ड में इरानियन फॉरेन पॉलिसी को डिस्क्राइब करना चाहें तो इट कुड बी टर्म्ड एज ए प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि जो भी ईरान के अंदर पॉलिटिकल ग्रुप्स या पार्टीज हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही उसी वक्त दी जाती है व्हेन दे आर लॉयल टू द सिस्टम और लॉयल टू द ऑफिशियल पॉलिसी और द स्टेट पॉलिसी ऑफ ईरान। ईरान ने 2021-22 में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ऑफिशियली अडॉप्ट किया था, और उससे ईरान को, जिस तरह के मैं बता चुका हूं, कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ईरान की उसको कंटिन्यू रखा जाएगा और मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क की तरफ ज्यादातर लेके जाया जाएगा, जिसमें SCO का किरदार, ब्रिक्स प्लस का किरदार और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर का जो किरदार है, जिसमें ईरान एक बहुत ही पिविटल स्टेट है। तो आई थिंक रीजनल पॉलिसी में मल्टीलेटरल ऑर्डर को जो है वो मद्देनजर रखा जाएगा, जिसमें ईरान को मैक्सिमम इंटरेस्ट हो, चाहे वो विद पाकिस्तान हो, विद अफगानिस्तान हो, विद इंडिया फॉर दैट मैटर, क्योंकि ईरान जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोनों से इक्वल सतह पे ताल्लुकात चाहता है,
सिमिलरली हमने देखा कि कॉकेसस रीजन में ऑल्दो ईरान ट्रेडिशनली आर्मेनिया को सपोर्ट करता रहा, लेकिन अभी उसकी इकोनॉमिक कोऑपरेशन अजरबैजान के साथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, डिस्पाइट अजरबैजान हैविंग क्लोज एंड डिफेंस टाइज विद इजराइल। लेकिन हमने देखा कि क्योंकि ईरान की फॉरेन पॉलिसी का जो मोटो है वो प्रैग्मेटिज्म है, तो ईरान हर रीजनल प्लेयर के साथ इक्वल लेवल पे जो है वो अपने ताल्लुकात करता है, टेकिंग इन कंसिडरेशन its own status in that field. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.